हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे, अपने घरों पे हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन पूछो में फिर से आपका एक बार स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही अहम प्रश्नावली है। बिकॉज इस प्रश्नावली में सिर्फ 5 सवाल होंगे, मतलब वैसे 3 सवाल हैं, लेकिन उन 3 सवालों में से कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है जनरली। ओके, और जो मैंने आपको उदाहरण कराया वो, क्योंकि ये है एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 की। ओके, तो पहला सवाल आते हैं। आपने हल किए नहीं किए, हल नहीं किए तो बेटा हल कर लीजिए, क्योंकि देखो मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है सिर्फ कि आपको आना है। ओके, मेरा उद्देश्य, आपका उद्देश्य, हम सबका उद्देश्य यही है कि आप सीख जाओ। सीखोगे कब? जब मैं सिखाऊंगा। सिखा दिया मैंने, उदाहरण दे दिए बहुत सारे। अब क्या है, अब आपको अभ्यास करना है और अभ्यास आपको प्रश्नावली के तहत करना है। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा आपको कितना आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो दोबारा देख लेना। ओके, तो इसीलिए वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद देखिए आप गलती कहां पे कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखो, पहला सवाल है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बालक? कर्णी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मतलब मुझे ये सिद्ध करना है, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी कि कर्णी 5 को कैसे सिद्ध करते हैं। ये टाइप 1 वाला सवाल है, ध्यान करोगे तो। आइए भाई इसकी उपपत्ति करते हैं। करें? आइए सर कर लीजिए। तो ध्यान से देखो, चलो भाई, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसकी उपपत्ति की जाए। उपपत्ति। अब कर्णी जो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उसको क्या करो, उसको परिमेय मान लो। पहले तो मान मान लीजिए सर। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बालक? परिमेय संख्या है। अब अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर, तो लिख लीजिए। तो हम कह सकते हैं अतः कर्णी 5 बराबर क्या होगा, ये p बटा q के बराबर होगा। जहां p और q पूर्णांक होंगे तो हम बोलते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि q 0 के बराबर नहीं है, मतलब नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते थे, क्योंकि हो सकता है p और q में कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उनसे इन दोनों को मैं क्या करूंगा, विभाजित करूंगा। अरे ध्यान है, अरे ऐसे वाला ध्यान करो। मैंने लिख के बताया था आपको 6/9, ध्यान आ रहा है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 3 क्या था, इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था जिससे दोनों विभाजित हो रहे थे। तो अगर मैं उससे इन दोनों को विभाजित कर दूं तो क्या बचा? बचा 2/3। देखो 2 और 3 में क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका। इसीलिए दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या हो गई। ये मैं आपको समझा रहा हूं, फिर से समझा दे रहा हूं, 3 बार समझाया है ये चीज मैंने शायद। ओके, तो बेटा क्योंकि हमें इसे सहअभाज्य बनाना है तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए आपने यहां लिखा, क्या लिखा कि P और Q को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर क्या मिला हमें? मिल गया, मान लीजिए कर्णी 5 बराबर मिल गया a/b आ गया। मतलब कटकुट के मान लो कोई दूसरी संख्या आई होगी, मान लेते हैं वो a और b हो गई। ठीक, अब यहां पे a और b क्या होंगे, क्योंकि ये हमने जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड था उससे तो विभाजित कर दिया। तो बेटा क्या बचेगा, a b हमारी सहभाज्य संख्या होंगी। तो हम बोल देंगे जहां a और b सहअभाज्य है। क्या है बालक? सहअभाज्य पूर्णांक है और b हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक, नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं हो सकती, वरना वो जो संख्या होती है वो अपरिभाषित हो जाती है बालक। तो इतना हमने लिख लिया, समझ में आ गया इतना? ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इस b को इसके साथ गुणा में भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b कर्णी 5
बराबर ए। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम। ओके, तो हमने कर लिया कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा बालक, ये मिल जाएगा 5b² बराबर a² मिलेगा। 5b² बराबर a² मिल गया। ठीक है सर, मिल गया। अब क्या करें, अब जरा ध्यान से देखो तो अगर a² अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से लिखा हुआ है a² बराबर 5 गुणा b²। तो बेटा जब भी कभी ऐसा होता है, मान लो ध्यान होगा आपको 6 बराबर था 2 गुणा 3, तो बेटा 2 से 3 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब क्या है कि 2 6 को विभाजित करता है, करता नहीं करता। ऐसे ही बोल सकता हूं कि 5 a² को विभाजित करेगा, मैं बोल सकता हूं अतः ये लिखो अर्थात 5 a² को विभाजित करता है। अब अगर ये 5 a² को विभाजित करता है तो ध्यान करो प्रमेय 1.2 क्या थी कि अगर p(a² को विभाजित करता है तो p(a) को भी विभाजित करेगा। तो हम बोल सकते हैं अतः 5a को भी विभाजित करेगा भाई। ठीक है, ओके। और ये जो था ये हमने मान लिया यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लिया, जो ये वाला था। ठीक, मान लिया। अब अगर 5a को भी विभाजित करेगा तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैंने मान लो लिख दिया कि a बराबर हो सकता है 5c, जहां पे c एक पूर्णांक हमने ले लिया, कोई c ले लिया पूर्णांक। अरे भाई अगर ये a 5 को विभाजित करेगा तो a को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 गुणा कुछ भी कोई संख्या हो सकती है, वो c 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने c मान लिया, हमें पता नहीं है ना। ओके, तो अब ये कहीं ना कहीं 5 अगर a को विभाजित कर रहा है तो 5 a का गुणनखंड हो गया ना, तो उसको ऐसे हम व्यक्त कर सकते हैं गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो वैसे बेटा हमने कर दिया। ठीक, जहां c एक पूर्णांक है, क्या है बालक, पूर्णांक है। क्लियर है। अब ये जो मान है a का, a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम कहेंगे a का मान, क्या बोलेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलने वाला है बेटा, a का मान समीकरण 1 क्या था, ये था भाई। तो उसमें अगर रखूंगा तो ये आ जाएगा भाई 5b² बराबर a की जगह क्या रखा, 5c का पूर्ण वर्ग कर दो। देखो देखो ये था a², तो a की जगह 5c रखा, उसका पूर्ण वर्ग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 5b² बराबर 25c²। तो बेटा 5 इधर गुणा से उधर भाग में जाएगा तो 25 से 5 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। 25 होता है ना बालक, तो बस काट दीजिए। तो क्या हो गया, ये हो गया भाई b² बराबर 25c² बटे 5, लीजिए भाई 25 हो गया। ठीक, तो ये हो गया b² बराबर 5c² हो गया। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए कि b² बराबर 5c² हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो साधारण सा है, क्योंकि b² बराबर लिखा है 5 गुणा c²। इसका मतलब क्या हुआ कि 5b² का एक गुणनखंड हुआ। मतलब क्या है कि 5b² को विभाजित करेगा, करेगा नहीं करेगा, जल्दी से बोलो, करेगा सर। तो आइए भाई वही लिख लेते हैं, लिख लें। अब चलो इधर लिख देता हूं, ठीक, आइए। तो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं कि 5 अर्थात, क्योंकि हमारा b² बराबर 5c² था, तो हम कहते हैं अर्थात 5b² को विभाजित करता है। अब अगर 5b² को विभाजित करता है तो हम बोल सकते हैं कि 5 अतः 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी
विभाजित करेगा। ओके, क्यों करेगा? क्योंकि बेटा ये प्रमेय 1 कौन सी थी? ये थी बालक प्रमेय 1.2 के अनुसार। ठीक है, और यहां पे भी हम बोल सकते हैं, यहां पे भी लिख लीजिए, कहां गया, ये रहा, तो यहां पे भी लिख लीजिए भाई प्रमेय 1.2 के अनुसार। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक, तो उसके बाद क्या करना है भाई? देखो ये जो पहले टाइप वाला ये बस बड़ा है, उसके बाद वाला तो सब इजी होते हैं। ठीक, तो भाई 5a को भी, क्योंकि देखो 5a को भी विभाजित कर रहा है, हमने नीचे देखा, और यहां देखा हमने 5b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 5a और b का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि 5a और b दोनों को विभाजित करता है, अतः 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन या फिर परंतु इससे इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि भाई क्या a और b सहभाज्य हैं। देखो हमने लिखा हुआ a और b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य क्या होता है? जिनमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड, जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड वो सिर्फ एक हो सकता है, मतलब उनका मासा एक होगा। लेकिन ये तो तथ्य में क्या हो गया? विरोधाभास हो गया, तो हम लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्लियर है नहीं क्लियर है? कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है, इससे विरोधाभास प्राप्त हो गया। ये विरोधाभास हमें मिला क्यों? तो उसके बाद कौन गलत है? हम ही गलत हैं भाई, हम ही गलत हैं। हम ये मान लेंगे हमने गलती की थी, वही गलती सुधारने जा रहे हैं। अतः या फिर बोल देंगे यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण त्रुटिपूर्ण कल्पना, कौन? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? बस यहीं तक आपको लिखना है। देखो सेम जो मैंने पिछले उदाहरणों में लिखा था वही सब कुछ इसमें भी लिखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ संख्या बदली है बालक। समझ में आ रहा है? तो बस आपको इस तरीके से अपना क्या कर लेना है, हो जाएगा आपका। जरा ध्यान से देखिए, ये हमने यहां से लिखा। पहले बेटा हमने क्या किया? पहले उसको परिमेय मान लिया, परिमेय मानने के बाद उसके कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड जो p बटा q के रूप में लिखा, फिर उसको उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमने विभाजित किया तो हमें a बटा b के रूप में मिल गया। फिर हमने वर्ग किया दोनों पक्षों का तो हमें कुछ ऐसा मिल गया जहां पे मिला 5a² को विभाजित करता है, अतः 5a को विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। ठीक, तो हमने a बराबर 5c मान लिया। ये मान हमने उठा के समीकरण 1 में डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ? हमें 5 ये मिल गया। क्या मिल गया? कि 5 भाई आपका b² को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा। मतलब क्या है कि 5a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो ये तो हमारे विरोधाभास पैदा हो गया ना, क्योंकि हमने माना था कि a और b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है?
सहभाज्य हैं। तो ये जो विरोधाभास क्यों पैदा हुआ, ये हमारी त्रुटिपूर्ण या फिर गलत कल्पना के कारण पैदा हुआ है, प्राप्त हुआ है। और वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि भाई कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। समझ में आ गया? पक्का, कोई डाउट नहीं, पक्का। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दूसरा सवाल है भाई, ये थोड़ा इजी पड़ता है। क्या है भाई? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो लेकिन देखो शुरुआत वैसे ही करनी है, ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति अगर इसकी करूं बेटा तो शुरुआत वैसे ही करनी है कि इसको क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो मान लीजिए अरे लीजिए लिख दिया हूं मैं, लीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो इसे मैं P/Q के रूप में व्यक्त कर सकता हूं? कर सकता हूं सर। तो ये लिख सकता हूं, अतः 3 + 2 कर्णी 5 बराबर P/Q हो जाएगा, जहां P और Q पूर्णांक है, और Q ≠ 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है भैया। ठीक, अब क्या करना था? ध्यान करो, दूसरे टाइप वाला सवाल था, दूसरे प्रकार वाला। क्या करते थे इसमें सिर्फ कर्णी वाली संख्या एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा भाई? देखो जरा, ये हो जाएगा 2 कर्णी 5, ये प्लस का 3 है, उधर -3 हो जाएगा। ठीक, बराबर हो गया P/Q -3। ठीक, अब ये लासा इधर लूंगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा Q P -3Q। ठीक, इधर है भाई 2 कर्णी 5। अब ये कर्णी 5 इधर रहने दो, ये 2 इधर जो गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा P -3Q/2Q। अब जरा ध्यान से इस समीकरण को आपको देखना है, ध्यान से देखो, क्योंकि P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो बेटा पूर्णांक में से पूर्णांक जाएगा, ऊपर पूर्णांक बचेगा, नीचे भी पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर है नहीं, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या आएगा? ये एक परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी? परिमेय। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि, क्या बोल सकते हैं मालक? बोल दे रहा है क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, अतः P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अब समझो, अगर बराबर के एक तरफ परिमेय है तो दूसरी तरफ अपरिमेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। तो हमें क्या मानना पड़ेगा? अब अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब अगर बराबर लगा है बीच में तो इधर वाली संख्या भी क्या होगी? परिमेय होगी। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात कर्णी 5 भी परिमेय होनी चाहिए, परिमेय होगी। परंतु ये तो विरोधाभास पैदा हो गया। परंतु हम क्या लिखेंगे? लिख लो भाई, परंतु इससे इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों पैदा हो रहा है भाई? क्यों प्राप्त हो रहा है? हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है? बस आपको एंड में अपने आप को गलत मानना है। ध्यान रखिएगा, किसको गलत मानना है? खुद को। जिगरा मजबूत कर लो, क्योंकि मैं गलत होने वाला हूं। क्या होने वाला हूं? गलत। ध्यान से देखो बालक, तो हम बोल सकते हैं यह विरोधाभास
भास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 3 + 2 = 5 की 3 + 2 = 5 परिमेय है। ये हमने जो माना था कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः एंड में लिख लीजिएगा, अतः 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अरे आ गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, लाइक करके बताइए कि सर समझ में आ गया, जिससे मैं समझ पाऊं कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके, और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर पाए अपने दोस्तों तो शेयर कर लो बालक, जिससे कि आपके दोस्तों को भी मौका मिल पाए प्रॉपर समझने का, सीखने का। ओके, और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे कोई लाइव क्लास भी ना छूटे, कोई वीडियो का नोटिफिकेशन ना छूटे, आपको सारे कंटेंट मिलना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। ओके, ये सब आप ही के लिए बनाया जा रहा है। तो बेटा अतः 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? इस तरीके से ये तो कोई छोटा सवाल होता है, ये वाले ऐसे वाले जो होंगे। ओके, दूसरे टाइप वाले है ना। और जो तीसरा सवाल है उसमें यही सब दूसरे टाइप वाले आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।